जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न का यह पार्ट 4 है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। इससे पहले के पार्ट 3 आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एमपीजीके शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि एमपीजीके के मैप से हमें 4 चीजें याद होना चाहिए। और वह 4 चीजें कौन सी है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो अब आपका आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आंसर होगा अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। ये हमेशा आप लोगों को चारों की चीजें याद होना चाहिए। और अगर पूछ लिया जाए कि इस मध्य प्रदेश की आकृति लगभग कैसी है, तो आप लोगों का आंसर होगा आयताकार। यह आकृति कैसी है, आयताकार है। और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। जो जनवरी 2022 में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कंडक्ट कराए गए, उनमें ये पांचों प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 के लिए एमपी जीके का पार्ट 4। ये एमपी जीके का जो टेस्ट हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को, इसमें इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, ये आप लोगों को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर ए, धार जिले में। आप लोगों को अगर आंसर पता हो तो आप लोग मुझसे पहले आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, खरबूजा महल किस जिले में स्थित है, धार महल में स्थित है। तो खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। और धार में इसके अतिरिक्त हिंडोला महल, जहाज महल, हिंडोला महल, जहाज महल, और इसके साथ दाई महल जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, दाई महल, और सबसे इंपॉर्टेंट होशंग शाह का मकबरा स्थित है। होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है धार जिले के मांडू में। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। धार जिले में खरबूजा महल के अतिरिक्त हिंडोला महल, जहाज महल, दाई का महल और होशंग शाह का मकबरा भी स्थित है। होशंग शाह मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो यह आंसर है महमूद खिलजी ने ताजमहल के तर्ज पर होशंग शाह का मकबरे का निर्माण कराया था। होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर की स्थापना की थी। यह गोरी वंश से संबंधित था। इसका मूल नाम अल्प खां था और सिंहासन पर यह होशंग शाह गोरी के नाम से बैठा था। तो यह सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। अब धार जिले की बात कर ली गई है, तो धार जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यह जो आप लोगों का धार जिला है, धार जिले में एक शहर है मांडू, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में आनंद नगरी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में आनंद नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मांडू को जाना जाता है। और मांडू का दूसरा नाम है, इसे महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महलों के नगर या महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है मांडू को। तो इस क्वेश्चन से ये सारे के सारे जीके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताया, ये सारे भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। क्या पूछा गया है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, खेल प्रशिक्षक को, जूनियर खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जूनियर खिलाड़ी को। एकलव्य पुरस्कार जो है यह जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, और वह क्वेश्चन पूछा गया था कि एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 1994 में। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1994 में। और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वह कितनी है, तो इसकी पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए। यह भी आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन से 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो कि 19 वर्ष से कम के होते हैं, उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई 1994 में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न।
और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 रुपए, और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। और कालिदास सम्मान की जो पुरस्कार राशि होती है वह कितनी होती है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर 2 लाख रुपए, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड जो राशियां होती है एग्जाम में पूछी जाती है। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए थे। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हमने आपको कराए हैं जीके जीएस के, उसे आपने चैनल प्लेलिस्ट में देखा होगा, तो आप लोग वहां पर इसे इन क्वेश्चन को भी देखे होंगे। कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है और यह इसकी जो पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। अब कालिदास जी की बात कर ली जाए तो कालिदास जी को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। यह भी याद रखना है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं शामिल हैं। और यह किसके राज दरबार से संबंधित है? तो महाराजा विक्रमादित्य के राज दरबार से संबंधित थे कालिदास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया आप लोगों से? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश उत्सव कहां आयोजित किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जहां पर मध्य प्रदेश उत्सव की बात चल रही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाता है। अच्छे से याद रख लेना है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो दिल्ली में किया जाता है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम देने की संज्ञा जो संज्ञा है हृदय प्रदेश की किसने दी थी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत को मध्य प्रदेश की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, इत्रदार महल किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इत्रदार महल किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए 4 ऑप्शन, रीवा के गोविंदगढ़, इंदौर के महू, रायसेन दुर्ग या भोपाल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रायसेन दुर्ग में। इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। और रायसेन दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रायसेन दुर्ग का निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा राज बसंती के द्वारा कराया गया था। यह आपको याद रखना है, रायसेन दुर्ग का निर्माण। और यह जो रायसेन दुर्ग है इसमें इत्रदार महल और बादल महल स्थित है। यह जो बादल महल वाला क्वेश्चन है और इत्रदार वाला महल वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। और मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने आपको कांस्टेबल एग्जाम की सभी शिफ्टों का फुल एनालिसिस कराया था, जिसके लिए हमने आपको वीडियो और टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की थी। तो आप लोग टेलीग्राम पर एनालिसिस की जितनी भी शिफ्ट थी एमपी पुलिस में, तीनों शिफ्टों का जितनी भी एनालिसिस था उन सभी का पीडीएफ फाइल आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इत्रदार महल कहां स्थित है ऐसा आपसे पूछा गया है, तो आंसर होगा रायसेन दुर्ग में। रायसेन दुर्ग का निर्माण कराया राजा राज बसंती ने। और रायसेन दुर्ग में इत्रदार महल और बादल महल स्थित है। और इत्रदार महल बादल महल दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रम पुरस्कार। क्या पूछा गया है? विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सीनियर खिलाड़ी को। विक्रम पुरस्कार, विक्रम अवार्ड जो है यह सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है।
अब विक्रम पुरस्कार की जो शुरुआत है यह कब की गई, तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत जो है यह वर्ष 1990 में की गई थी। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी बात की है हमने। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों वर्ष 1994 में, उसे भी याद रखना है आपको, वह भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पुरस्कार राशि थी 50,000 रुपए। लेकिन यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की बात की जा रही है। एकलव्य जो था वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता था, विक्रम पुरस्कार जो है यह सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। और वर्ष 1990 में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो थे, मतलब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे सुंदरलाल पटवा, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सुंदरलाल पटवा उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। एकलव्य पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए तो एकलव्य पुरस्कार जो है दोस्तों ये क्या है, एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई। पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए। यहां पर बात की गई है विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो याद रखना है सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। शुरुआत कब हुई, वर्ष 1990 में। शुरुआत किसने की, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और इस अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है वह कितनी है, अगर पूछ लिया जाए तो इस अवार्ड की पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। कितनी है, 1 लाख रुपए है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को इसलिए 50,000, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार, इसलिए 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है। क्या पूछा गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है बताइए। देखिए जहां पर चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर है प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और यह जो संग्रहालय है यह मानव सभ्यता के विकास को दर्शाने वाला, मानव सभ्यता के विकास को दर्शाने वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, यह भी आपको याद रखना है। मानव सभ्यता के विकास को दर्शाने वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है स्वाधीन संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है। क्या पूछा गया है, स्वाधीन संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। स्वाधीन संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है पीस ऑफ माइंड के लेखक कौन है। एक बुक आप लोगों को दी गई है, बुक का नाम है पीस ऑफ माइंड, और इसके राइटर कौन है यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। चार ऑप्शन है, आरिफ बेग, मोतीलाल बोरा, उमा भारती, किरण बेदी। तो किरण बेदी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि यह भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। तो यहां पर पूछा गया है कि पीस ऑफ माइंड के राइटर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, उमा भारती। उमा भारती जो है यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं सुश्री उमा भारती, और इन्हीं के द्वारा यह बुक पीस ऑफ माइंड लिखी गई है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, और इसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मेरी संसद की यात्रा किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मेरी संसद की यात्रा दिए गए लेखकों में से किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। किसकी रचना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है मेरी संसद की यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर ली जाए तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और काफी चर्चित प्रधानमंत्री हैं, काफी फेमस नाम है इनका, आप सभी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था, भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की और बात कर ली जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है, इनकी 2 कविताएं जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछी गई, मेरी 51 कविताएं, या इनकी फर्स्ट रचना, और दूसरी रचना है इनकी राजनीति की रपटेली राहें। ये दोनों ही आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछी गई। मेरी 51 कविताएं, एक तो ये वाली 51 है यहाँ पे, है ना, 51 कविताएं, और दूसरी यहाँ पर राजनीति की रपटेली राहें। ये दोनों की दोनों आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम में पूछी गई थी, तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, फिर से आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटेली राहें इनकी प्रमुख रचना है। इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया वह था कि मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा महान व्यक्तित्व है जिसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को 2 बार कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया अलग अलग शिफ्टों में। तो आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, या फिर हम कहें इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को, जो कि 25 दिसंबर को आता है। तो 2 क्वेश्चन, किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है, ये दोनों कविताएं और एक या, तो ये सभी इससे पूछे गए क्वेश्चन थे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, और आप लोगों के एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है बिरजू महाराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर किसी का लाइक और सब्सक्राइब, चलिए जल्दी से। तो इनका जो बिरजू महाराज का क्षेत्र कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो यहां पर यह कथक से संबंधित थे, नृत्य। तो यह किससे संबंधित थे, कथक से। बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से था, तो हम कह सकते हैं बिरजू महाराज का संबंध यहाँ पर संगीत गायन, ऑप्शन नंबर सी, संगीत गायन या कथक से संबंधित थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है 17 जनवरी 2022 को। काफी चर्चित व्यक्ति थे। तो इनका जो पूर्ण नाम है वह ब्रजमोहन मिश्रा था। क्या नाम था इनका पूर्ण नाम, ब्रजमोहन मिश्रा इनका क्या था, एकदम मूल नाम था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इनके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। और कथक से रिलेटेड बिरजू महाराज के बारे में हमेशा हर एग्जाम में, किसी कोई एग्जाम नहीं जो इनसे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सरोद। उस्ताद अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक थे और इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो यह आपको बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के अड़ोसी पड़ोसी, मतलब कि पड़ोसी 5 राज्यों से मिलती है। अब इन 5 राज्यों के नाम बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात, और एक और कौन सा है जल्दी से बताइए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। उत्तर प्रदेश पश्चिम में, राजस्थान, गुजरात, हाँ दक्षिण में महाराष्ट्र। तो इन्हें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में किन राज्यों से लगती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। पूर्व में किस राज्य से लगती है, छत्तीसगढ़ में। पश्चिम में किस राज्य से लगती है, तो राजस्थान, गुजरात से। दक्षिण में किस राज्य से लगती है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टच करता है, तो बुरहानपुर जिला टच करता है। और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा या फिर हम कहें न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है, तो गुजरात राज्य से लगती है।
उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वह क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है यह सिद्ध बाबा है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, इस सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1722 मीटर। और यह क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सिद्ध बाबा शिखर, और ऊंचाई है 1722 मीटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है बेतवा नदी को। कैसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहां स्थित है? निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में स्थित है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पूछा गया है, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पल्स पोलियो। पल्स पोलियो जो अभियान है मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो देखिए पल्स पोलियो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से शुरू किया गया, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वह क्या आने वाला है। तो फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995-96 में मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था। पल्स पोलियो प्रत्येक बच्चों को पिलाया जाता है 2 बूंद जिंदगी की। आप लोगों ने इसका नारा भी सुना होगा। तो यह इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? वर्ष 1995-96 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सालय कहां स्थित है? तो इसका जो चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, सबसे दक्षिणतम जिला है, जिसकी सीमा दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के साथ लगती है। यह आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर, जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो महाराष्ट्र के साथ लगती है। यह भी आपको याद होना चाहिए। बुरहानपुर में ही असीरगढ़ किला भी स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। असीरगढ़ किला, जिसे दक्षिणी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है असीरगढ़ किले को। और ये कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। दूसरी भाषा में इसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण या दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम और एमपी गवर्नमेंट की कांस्टेबल एग्जाम, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम, इन सभी में सिलेक्शन लेना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देश में 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान साक्षरता रेट क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की 70.63% जनसंख्या साक्षर है। और साक्षरता की दर से इस पे मतलब हम देखें तो इसके हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में 28वां स्थान है। मध्य प्रदेश में 28 राज्य हैं और 28वें ही स्थान पर कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। 2011 में 29 राज्य हुआ करते थे, तो तब बिहार सबसे नीचे था। लेकिन अभी की बात कर ली जाए तो 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में 28वें स्थान पर, और इसकी लिटरेसी रेट कितनी थी? 70.63%। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ सही नहीं दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अब मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारी, वो हमारा लिटरेसी बनाने का कार्य कर रही है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में हमारे महान मामा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया है? एक तो बच्चों को पहली से 8वीं तक बिल्कुल फ्री पास करो। पहली से 8वीं तक फेल होने का तो कोई रूल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 10वीं में क्या आ गया है? 10वीं में यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है, आप रुक जाना नहीं, आपका नाम सुने हैं? रुक जाना नहीं 10वीं और 12वीं में रुक जाना नहीं का फॉर्म, बस जब तक पास नहीं हो फॉर्म भरते जाओ, फॉर्म भरते जाओ और पास होते जाओ। एक ही पेपर को बार बार देते जाओ, आप तो पास हो जाओ, बस कैसे भी 10वीं पास हो जाओ। तीसरा, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट वाला फार्मूला आ गया। आप लोगों को पता है कि एक सब्जेक्ट से अब बच्चों को कोई लेन देना नहीं। 6 सब्जेक्ट में से 5 में पास हो जाओ तो आप लोग अगली क्लास में पहुंच जाओगे, 10वीं पास कर जाओगे। अब बताओ ये क्या है? हम लोग पढ़ते थे जब 6 सब्जेक्ट और एक स्कोरिंग के लिए तो जान लगा देते थे जब हमारे परसेंट बनते थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बस 5 सब्जेक्ट पास करो, एक सब्जेक्ट कोई सा भी छोड़ दो। अब बच्चों के लिए, जिन बच्चों को मैथ्स से टफ लगता है वो मैथ्स को देखते ही नहीं है, बाकी 5 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में चले जाते हैं। अब मैथ्स तो नहीं 10वीं में पढ़ेंगे तो 11वीं में जाके मैथ्स साइंस तो लेना नहीं है। अब जो मैथ्स साइंस कोई भी नहीं लेगा तो आने वाले समय में मैथ्स साइंस वाले बंदे मिलेंगे कहाँ? पढ़ेगा कौन? ये सब आर्ट्स कॉमर्स वाले होंगे। तो यही होगी परेशानी। यहाँ करोगे 8वीं तक पास, फेल करने का कोई रूल ही नहीं है। तो अभी 8वीं तक तो इन्होंने कहीं सिखाई नहीं, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, पास कर दो। हम खुद ही जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो आप क्या करें? बस पास करते जाओ। जिनको नहीं आता वो भी 8वीं तक पास हो रहे हैं। कुछ नहीं आता, अनाराम नहीं आ रहा है, तब भी 8वीं तक पास हो रहे हैं। उसके बाद 10वीं में यहाँ पर यह वाला फॉर्म आ गया है, रुक जाना नहीं। फेल हो जाओ तब भी बढ़ते रहो, फेल हो रहा हो तब भी बढ़ते रहो। मतलब एक सब्जेक्ट को एग्जाम दे दे के पास कर ही लो, कैसे ना कैसे पास हो ही जाओगे। ये 5 सब्जेक्ट वाला फार्मूला, इसमें भी पास हो ही जाओगे। मतलब लिटरेसी रेट तो आप बढ़ जाएगी। अब हम पहले दूसरे नंबर पर आ ही जाएंगे जिस कदर से हमारे फार्मूला हमारी गवर्नमेंट चला रही है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस साल जब 2021 की जनगणना के परिणाम आएंगे तो हम पहले नंबर पर आएंगे, तब खुशी मनाइएगा, ठीक है। अभी भले 28वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है? फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? क्या बोला गया है? फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, इसकी बात कर ली जाए तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय। इसका राइट आंसर है सागर में। मध्य प्रदेश की फर्स्ट जो फॉरेंसिक लैब है वह कहां स्थित है? तो सागर में स्थित है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम साइबर फॉरेंसिक लैब कहां स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? भोपाल में। साइबर फॉरेंसिक लैब मध्य प्रदेश की कहां स्थित है? तब आपका आंसर होगा भोपाल में। और मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक लैब कहां स्थित है? तो आंसर होगा सागर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है किस महाविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? किसका दर्जा दिया है? मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज विश्वविद्यालय को। राजा भोज विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। और राजा भोज विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो यह भोपाल शहर में स्थित है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। और यहाँ पर देखिए पिछले 2 क्वेश्चन कौन से बताने वाला था मैं आप लोगों को, जो आप लोगों से पूछे गए थे। तो यहीं पर कोई क्वेश्चन थे, यहाँ पर
अच्छा यहाँ चलिए देखिए, शायद छूट गया है कहीं पर, मैंने आप लोगों को शायद बता दिया होगा, 2017 में ही पूछे गए क्वेश्चन अभी हमको नजर आए थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को कैसे बता दे रहा हूँ कि 2017 में पूछे गए, 2016 में पूछे गए या फिर 2022 में पूछे गए। तो 2016, 17 और 22 सभी के पेपर हमने आपको फुल सॉल्यूशन कराए हैं। सभी के जीके, जीएस, एमपी जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन का भी फुल सॉल्यूशन कराया, तब हम आपको बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है। राइट आंसर है अमरकंटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अमरकंटक में स्थित है। अब अमरकंटक की बात कर ली जाए तो अमरकंटक किस जिले में स्थित है? अगर पूछ लिया जाए तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। और अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश की पवित्रता के हिसाब से गंगा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से, और इसका जो मुहाना है वह कहाँ है? तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर यह गिरती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में यह गिरती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नर्मदा नदी से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश के दीपक ठाकुर किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूडो कराटे से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हमने आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम के टाइम पर एक वीडियो प्रोवाइड करके कराया था। मध्य प्रदेश के जितने भी पॉपुलर खिलाड़ी हैं और जितने भी पॉपुलर पर्सन हैं, जो मुख्य व्यक्तित्व हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अभी हमने लिया था, और आप लोगों के जो प्रसिद्ध कवि हैं उन सभी के नाम भी हमने आप लोगों को बताए थे उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आप लोगों को मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कैसा राज्य है? समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य, पूर्ण भू आविष्कृत राज्य, अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य। तो 3 ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, चौथे की जरूरत नहीं है। राइट आंसर है पूर्ण भू आविष्कृत राज्य। क्या है? पूर्ण भू आविष्कृत राज्य है मध्य प्रदेश। पूर्णतः भू आविष्कृत राज्य का मतलब क्या होता है? तो चारों ओर से लैंडलॉक है। क्या है? चारों ओर से लैंडलॉक है। देखिए, एक तरफ से इसे उत्तर प्रदेश राज्य छूता है, दूसरी ओर से छत्तीसगढ़ राज्य, तीसरी ओर से गुजरात और राजस्थान राज्य, और दक्षिण में साउथ की ओर से बुरहानपुर महाराष्ट्र राज्य इसे छूता है। तो चारों ओर से अगर बात कर ली जाए तो यह लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक स्टेट है, पूर्णतः भू आविष्कृत राज्य है, लैंडलॉक स्टेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना किस तारीख को की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को कब अलग किया गया? तब आपका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य बने थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया और छत्तीसगढ़ की राजधानी किसे बनाया गया? रायपुर को बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के, हाँ इसे आप लोग याद कर लें, बस इससे ज्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती संग्रहालय किस जगह पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। गोंड शासिका थी रानी दुर्गावती। कहां की? गढ़मंडला की। इन्हें रामगढ़ की झांसी के नाम से भी जाना जाता है। रानी दुर्गावती को रामगढ़ की झांसी की रानी, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झांसी की रानी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने शौर्य
वीरता के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध थी। तो रानी दुर्गावती भी कुछ उसी तरीका से अपने राज्य के लिए लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो रानी दुर्गावती है, इन्हें किस रूप में जाना जाता है? वीरांगना रानी दुर्गावती को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ मंडलिका की गौड़ शासिका थी और रानी दुर्गावती जो है यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? तो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनके जो विवाह है वह एक गौड़ शासक से हुआ, जिसके कारण यह गौड़ शासिका कहलाई। गढ़ मंडला की गौड़ शासिका थी, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। और प्रीवियस ईयर में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एमपीजीटी में, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा रानी दुर्गावती को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य किसका पार्ट था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है पुनर्गठन से पहले भोपाल जो है यह किसका पार्ट था? भोपाल राज्य किसका पार्ट था? तो ए स्टेट का भाग था, बी स्टेट का भाग था, सी स्टेट का भाग था। तो पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश के 3 भाग थे, एक तो भाग ए, बी और सी। ठीक है, ए स्टेट भाग, बी स्टेट भाग, सी स्टेट भाग। तो पूछा गया है कि पुनर्गठन से पहले भोपाल किसका भाग था? राइट आंसर होगा सी स्टेट का भाग था। स्वतंत्रता के बाद भी वर्ष 1949 तक भोपाल जो है एक स्वतंत्र राज्य था। आप लोगों को पता है भोपाल रियासत के बारे में? तो भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। और जिसका प्रथम सुल्तान मतलब जो गद्दी पर बैठने वाला वो कौन था? उसका पुत्र यार मोहम्मद खान। तो भोपाल रियासत की स्थापना की दोस्त मोहम्मद खान ने। और यह कब तक स्वतंत्र राज्य बना रहा? वर्ष 1949 तक यह स्वतंत्र राज्य बना रहा। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश के सी स्टेट भाग में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के सी स्टेट भाग में शामिल किया गया। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। यह आप लोगों को याद रखना है। और अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तब आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे बताइए? मध्य प्रदेश के गठन से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे सर पंडित रविशंकर शुक्ल। यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तब आप लोगों से आंसर पूछ लिया जाए, तब बताइए आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1952 में शंकर दयाल शर्मा जी को मध्य प्रदेश का सीएम नियुक्त किया गया था। यह आप लोगों को याद रखना है। यह हट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप को समझिए किस तरीके से। देखिए आपसे पूछा गया है पुनर्गठन से पहले भोपाल किस पार्ट का हिस्सा था। तो पुनर्गठन से पहले अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल हमारे देश की आजादी के बाद भी वर्ष 1949 तक एक स्वतंत्र रियासत बना हुआ था, स्वतंत्र राज्य बना हुआ था। इसे वर्ष 1949 में जब मध्य भारत में शामिल किया गया, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश तो था नहीं, मध्य भारत था, मध्य भारत में शामिल किया गया, तो इसे मध्य भारत के सी स्टेट भाग में शामिल किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश के 3 भागों में बांटा गया था मध्य भारत को, तो इसे सी स्टेट भाग में शामिल किया गया। और फिर 1952 में इसी मध्य भारत का जो सीएम है किसे बनाया गया? शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया गया था। तो यह तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझा रहा हूं कि यह क्या है। क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। तो सभी लोगों ने आंसर लगाकर आया पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था कांस्टेबल एग्जाम के समय भी कि यह वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आंसर लगाएंगे शंकर दयाल शर्मा। 1952 में इन्हें मध्य भारत का मुख्यमंत्री चुना गया था। मध्य भारत का, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो मध्य प्रदेश के पहले सीएम बनाया गया पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। ठीक है, समझ में आ गया क्या था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। ठीक है, तो यहां पर यह था इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। देखिए पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले का हिस्सा बनी? यहां पर पूछा गया है। जब पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को,
तो राजस्थान की एक तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के एक गांव को राजस्थान में शामिल किया गया, मतलब कि एक्सचेंज किया गया, जो बॉर्डर का निर्धारण किया जा रहा था। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है। तो पुनर्गठन के समय राजस्थान के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। राजस्थान की सिरोंज तहसील किसमें आ गई? विदिशा जिले में। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा गांव को, किस गांव को? सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के कोटा जिले में शामिल किया गया। राजस्थान के कोटा जिले में शामिल किया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों की स्क्रीन पर जैसा मैंने आप लोगों के लिए बनाया वैसा ही पूछा जा सकता है कि पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? आंसर होगा विदिशा जिले में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस गांव को राजस्थान के कोटा जिले में पुनर्गठन के समय शामिल किया गया? तो आपका आंसर होगा सुनील टप्पा गांव को। अब सुनील टप्पा जो गांव है दोस्तों, यह किस तहसील में स्थित है? तो यह भी किस जिले में स्थित है? तो आपसे पूछा जा सकता है। यह मंदसौर के जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा गांव को पुनर्गठन के समय कोटा जिले में शामिल किया गया। तो यह मध्य प्रदेश का था जिसे राजस्थान में दिया गया, और सिरोंज राजस्थान का हिस्सा थी जिसे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो दोनों का एक्सटेंड किया गया था, यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एसआई एग्जाम और आप लोगों के जो कांस्टेबल एग्जाम है इसमें भी पूछे जाएंगे। तो उस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लें, उसी पीडीएफ से आप लोगों का एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुशी चंद्र वर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है शासकीय सेवकों को। सुशी चंद्र वर्मा पुरस्कार जो है यह शासकीय सेवकों को उनके कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा के लिए दिया जाता है। वह अपने कर्तव्य को कितने निष्ठा से वहन करते हैं, अगर वह अपने कर्तव्य को अच्छे से वहन करते हैं तो उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुशी चंद्र वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, मालवा पठार का उद्गार ज्वालामुखी के लाभे से हुआ है। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है? तो यह आपको याद रखना है 500 मीटर है। मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। और मालवा पठार का जो एरिया है उसे नदियों का माइका के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट को भी नदियों के माइके के नाम से जाना जाता है। और मालवा पठार जो है यह नर्मदा और चंबल के जल विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा और चंबल नदियों के जल विभाजक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मालवा पठार के द्वारा किया जाता है। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्विज है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? यदि आप लोग हमारी वीडियो डेली देख रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट कर पाएंगे। 41, 43, 45 या 48 बताना है इसका राइट आंसर। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग आने वाले एमपी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वालिफाइड करना चाहते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन पाने के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।